धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। कोई वस्तु हो गया, समझ में आ गया। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध पैदा करे, हाँ उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध और अशुद्ध। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या हो गया? तत्व और यौगिक। तत्व, और दूसरा हो गया यौगिक। अशुद्ध पदार्थ क्या हो गया? मिश्रण। मिश्रण। हो गया, यही है, ठीक है। कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसका आयतन हो, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ। पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो तत्व जो है कौन कौन? ये हो गया तत्व जो है धातु, अधातु, उपधातु। समझ में आ गया। अब सबसे पहले है कि शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक है। तो तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लिख लीजिए इसका परिभाषा। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं और जिसे भौतिक विधियों द्वारा या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब आ गया यौगिक। जैसे तत्व में कौन कौन आ गया? H2O2 Cu, हीलियम, फ्लोरीन, जो जो बोलना है बोल दो। ये सब तुम जानते ही हो। 118 तत्व है, 92 तो तुम्हारा क्या है? धातु है, और 20 तो अधातु है, 6 गो धातु है। यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं या एक निश्चित अनुपात से बनते हैं। तो देखो इसमें निश्चित अनुपात बोलना एकदम कंपलसरी है, ना तो गलत हो जाएगा। उसे हम यौगिक कहते हैं। हो गया। अब देखिए यौगिक किस यौगिक कौन कौन हुआ? NaCl, AgNO3, AgBr, H2O, ये सब यौगिक है, निश्चित अनुपात में मिलके बना है। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन जब जब मिलेगा तो जले बनेगा। ठीक है। अब आ गया मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलकर बनते हैं, यानी वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इसका मतलब यही हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। 1 लीटर पानी में 2 मुट्ठी दे दो तो शरबत बन गया। चीनी दे दोगे तो 4 मुट्ठी भी चीनी दे दो तो शरबत बन गया। तो कोई निश्चित नहीं है कि इतने चीनी देंगे पानी में तो शरबत तैयार होगा। ठीक है। तो यौगिक में क्या होता है? अनुपात निश्चित होता है और मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए तत्व के प्रकार। तत्व के 3 प्रकार हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या गो है? 92, ये सब धातु है। और अधातु ये देखिए 20 है तो दे दीजिए 20, और ये 6 है, दे दीजिए इतना 6। ठीक है। बाएं और पीरियोडिक टेबल में देखिए, बाएं और जो है वे सभी के सभी क्या हैं? बाएं और धातु, दाएं और अधातु। अब बीच में जो है उपधातु लगल है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले धातु के बारे में भी जान लेते हैं। धातु आखिर में कहते किसे हैं? धातु किसे कहते हैं बताइए? जिस तत्व के बाहरी कक्षा में, लिख लीजिए, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु कहलाते हैं। हो गया। अब लिखिए
तो धातु वही हो गया, जो तत्व है सब धातु है। क्लियर हो गया। अब देखिए धातु के कौन से गुण होते हैं, कैसे पहचानेंगे, विशेष गुण होना चाहिए धातु में, कैसे कैसे क्या क्या चीज होगा जो धातु का हम कहेंगे उसको। तो लिखिए पहले धातु के गुण, धातु के गुण, धातु के कौन कौन, यानी धातु का विशेषता क्या क्या होता है। धातु आघातबद्ध होती है, अगर पीटेंगे तो वह जो है चदरा की तरफ फैलेगा। आघात बोध, आघातबद्ध, आघातबद्ध होती है धातु, आघातबद्ध होती है। अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो गया कि धातु के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा। आघातबद्ध का मतलब है कि धातु को जब तुम पीटोगे तो वह पतला चदरा में परिणत हो जाएगा। जैसे लोहा को पीटो, अगर ऐसे मान लो नहीं होता है तो उसको हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, और गर्म करने पर वो फैलेगा। इसलिए देखो कचिया जो करता कूटता है, धार करता है तो क्या करता है, सबसे पहले आग में दे देता है, तब 4 हथौड़ी उस पर मारता है और जरा पतला हो जाता है। गर्मे में जो है उसको ऐसे ऐसे कर देता है जो कि यहाँ से वहां तक धार हो जाता है, नहीं तो उच्छेद नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो कोई भी चीज वस्तु, कोई भी वस्तु जो है गर्मी पाकर फैलता है, तो धातु भी क्या होता है, जब इसको पीटोगे तो वह क्या होगा, फैलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यह भी हो गया। तीसरा, धातु जो है ना वह विद्युत धनात्मक होगा। धातु विद्युत धनात्मक होगा, विद्युत धनात्मक। उष्मा का भी सुचालक है, उष्मा उसमें गमन करता है, विद्युत एवं उष्मा का, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक, उष्मा भी उसमें गमन करता है, दोनों चीज। ठीक है, धातु क्या होता है, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक, यानी उष्मा जो है दौड़ेगा। लोहे को अगर तुम गर्म करोगे एक दिशा में तो धीरे धीरे गर्मी इस पर आकर यहाँ पर पहुंच जाएगा, गर्म हो जाता है, हम उसको नहीं छूते हैं, नहीं, यानी उस करंट उसमें दौड़ गया, विद्युत धारा भी उसमें प्रवाहित कर गई। गर्मी करोगे तो वह भी एक दिशा से दूसरे स्थान तक गमन करता है। हो गया क्लियर। चलिए चौथा, धातु तन्य होती है, तन्य होती है, तन्य होती है, क्या हो गया भाई धातु तन्य। जैसे देखो सोना और चांदी, ये सब देखो क्या करता है, पतला तार बनाया जा सकता है इसमें, तार के तरह खींचेगा, गर्म करके उसको खींचेगा। सोना का जो आभूषण बनाता है, चांदी का जो बनाता है, क्या करता है, मस्त जब गर्म करता है उसको ऐसे सिसोड़ देता है तो वह बढ़ जाता है, तब ना पतला पतला सब लरी सब बन जाता है, हैं? तो धातु क्या होती है, तन्य होती है, यानी पतला तार इसको बनाया जा सकता है। सबसे अधिक सोना, हाँ, सबसे अधिक सोना, 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर। आप विद्युत धनात्मक में सबसे अच्छा चांदी है। हाँ, चलिए ये भी गुण हो गया। अब है कि द्रवनांक और क्वथनांक, उच्च होती है। 5वां लिखिए, द्रवनांक, द्रवनांक एवं क्वथनांक। द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्या होते हैं, उच्च होते हैं। द्रव रूप में कोई भी पदार्थ द्रव रूप में आएगा ना, लोहा भी गलता है, लिक्विड बन जाता है लोहा। बात भट्टी में 1400 डिग्री पर जब उसका तापमान करेगा ना तो वह पानी की तरह हो जाएगा। ये पतला पतला सीट कैसे बन जाता है, तो गर्म हो जाता है, गर्म होकर उधर पिघल जाता है पानी की तरह, और सांचा लगल रहता है उसमें बहा देता है, बस उसी का आकृति तैयार कर लेता है। समझे। धातु क्या होती है, धातु के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातु में धात्विक चमक होती है। धातु में क्या होती है, धात्विक चमक। देखो सोना चांदी यह सब एक चमकता है ना, अल्युमिनियम एक टाइप का चमक है, लोहे में भी चमक है, अपना चमक। लोहे को अगर तुम काटोगे तो देखो नीचे में एक टाइप का चमक आता है, जब वह मतलब जंग लग जाता है तो चमक उसका थोड़ा घट जाता है, लेकिन धात्विक चमक जो होता है वह प्रत्येक में रहता है। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये दिया ना विद्युत धनात्मक, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अपवाद हो गया, ग्रेफाइट यह अधातु है लेकिन विद्युत के तो सुचालक है ना। ठीक है, हाँ, धात्विक चमक। अब देखिए धातु का रासायनिक गुण,
धातु धनायन होती हैं, क्योंकि जिसके जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन सब जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जो त्याग करेगा वही तो धनायन होगा। जो त्यागेगा धनायन कराएगा, जो ग्रहण करेगा ऋणायन कराएगा। हो गया। सोडियम, सोडियम के परमाणु संख्या हो गया 11, 2 8 1। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि उसको 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, त्यागेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं है। तो सोडियम चाहता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें और नियन के तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लें। इसके लिए जो है वह क्या चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन हम त्याग दें। तो जो त्यागेगा वही धनायन होगा, जो त्यागेगा वही धनायन होगा। तो जैसे सोडियम धनायन, तो Na+ हो जाएगा धनायन। हो गया, समझ में आ गया। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, भास्मिक होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जर्डनो ये भास्मीय होता है, यानी पीएच मान इसका कितना होगा, 7 से अधिक होगा, होगा ना। हम जानते हैं 7 जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, भास्मिक हो जाएगा। चलिए, यानी पीएच मान, तब इसका मतलब जान गए लोग, इस सब जान गए आप लोग। धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, सोडियम को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस बन जाता है, मुक्त करता है। तो इसका तीर का निशान देके ऊपर की ओर दर्शा देते हैं, यह गैस है इसलिए ऊपर दर्शा देते हैं। यह भी क्लियर हो गया। अब देखिए, धातु जल से अभिक्रिया कर, ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। तो जल से अगर अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, 2NaOH + H2, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातु जो धातु तुम लोगे उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा ना। तो ऊपर की ओर तीर का निशान दिखा दिया। उसके बाद क्या होता है, धातु ऑक्सीजन से संजोग कर ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से संजोग कर ऑक्साइड बना दिया, Cu + O, तो ये हो गया Cu कॉपर ऑक्साइड हो गया। Al2O3 द्विधर्मी ऑक्साइड हो गया, यानी जिसमें अम्ल और भास्म दोनों का गुण रहेगा तो वह हो जाएगा द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। चलिए, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भास्म दोनों के गुण होंगे द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। Al2O3, तो यह द्विधर्मी ऑक्साइड हो गया। अब ये चीज देखने के बाद हम लोग आएंगे अधातु। अधातु की विशेषताएं। तो पहले हम भौतिक विशेषता देखेंगे। भौतिक विशेषता क्या क्या है भाई, चलिए बताइए। धातु के अंतिम, जिस तरह से धातु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अधातु में क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8, यानी अधातु के अंतिम कक्षा में, अधातु के अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे देखो कार्बन हो गया, तो कार्बन का कितना है 6, तो 2 और 4। अब देखिए नाइट्रोजन ले लीजिए, N7 है, तो 2 और 5 हो गया। तो देख रहे हैं, इसके आधार पे हमको बुझा रहा है। देखिए बाहरी कक्षा में कितना 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन O2, तो पहले जो है इसमें क्या होगा, पहले 2 तब होगा 6। अब क्लोरीन ले लो, क्लोरीन 2 8 7, 2 8 और 7, बाहरी कक्षा में देखिए 7। हीलियम ले लीजिए, हीलियम होता है कितना, 2, तो इसमें 2 आ गया। नियॉन हीलियम नियॉन ले लीजिए, नहीं होता है तो नियॉन, नियॉन 10 होता है ना, तो 2 और 8 नियॉन, हीलियम नियॉन। तो इसमें देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 4 5 6 7 8। अब ये नहीं कह देना कि सर आप तो बोल रहे हैं कि 4 5 6 7 8, तो ये 2 वाला कहाँ से आ गया, इसको मिटा दे। लेकिन यह जो है क्या है, यह जो है स्पेशल केस का आदमी है, समझे, यह अपवाद है। इसके 2 बाहरी कक्षा में रहने के बावजूद भी यह जो है वर्ग 18 का सदस्य है, शून्य वर्ग का सदस्य है।
तो शून्यवर्ग के सदस्य में सब में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एकलौता एक हीलियम है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसी में सट के रहता है, उसी के गुण धर्म का पालन करता है। स्पेशल है, स्पेशल आदमी है ये। चलिए ये क्लियर हो गया। अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। दूसरा गुण बताइए। धातु गुणगुना होता है। हाँ, दूसरा क्या? धातु अधातु भंगुर होती है। अधातु भंगुर भंगुर होते हैं। इसको अगर जहाँ पीटोगे ना तो भर भरा जाएगा। हाँ? चलिए अब देखिए, धातु जो है क्या होगा? आघात बद्ध नहीं होगा, आघात बद्धता का गुण नहीं पाया जाता। लिखिए, आघात बद्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है। चौथा देखिए, धातु जो है विद्युत का ऋणायन होता है। धातु अधातु विद्युत ऋणायन होता है। धातु में भी चमक नहीं होती है। अधातु में, यहाँ धातु में पढ़ रहा है, अधातु में चमक नहीं होती है। अधातु है या अधातु है, यहाँ कहता है चमक नहीं होता है, लेकिन अब ये अपवाद में ग्रेफाइट कैसे आएगा? आयोडीन और हीरा। हाँ, वो भले आ सकता है, ये ऋणायन में भले यहाँ आएगा, अपवाद में ये आएगा ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट जो होता है ना, विद्युत ऋणायन, इसमें विद्युत धारा पार करेगा, विद्युत का सुचालक होता है। लिखिए, अधातु के रासायनिक विशेषताएं। पहला, क्या होगा? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पहला रासायनिक विशेषताएं भाई, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जैसे CO2, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड है कि नहीं? और ये देखो दोनों ऑक्साइड जो है अधातु है। ठीक है। चलिए और बोलिए दूसरा, अधातु ऋणायन होती है। लिख दीजिए, लिखिए इसमें, अधातु ऋणायन होती हैं। चलिए तीसरा, धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। अधातु जल से भी अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। चौथा, अधातु ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। जल से अभिक्रिया नहीं करती। अब बोलिए पांचवा, ऑक्सीकारक पदार्थ, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेती हैं। अब देखो, हाइड्रोजन है, ये बना दिया कौन सी? H2, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। तो आप अभिक्रिया किया ना भाई। चलिए अब बस हो गया, इतना सा काफी है। चलिए आज हम लोग धातु अधातु पढ़ेंगे। धातु अधातु में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ लिए थे। तत्व कितना है बता दिए थे। 92 तत्व है। अधातु जो है 20 है। 6 गो उपधातु बता दिए थे। आज हम लोग जानेंगे आयन। आयन क्या है? आयन जो है इलेक्ट्रॉनों के
स्थानांतरण के फलस्वरूप आयन बनता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप आयन बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप आयन बनता है। आयन दो प्रकार का होता है। आयन के कितने प्रकार हो गए? दो। धनायन और ऋणायन। धनायन या हुआ ऋणायन। याद रखिए, आयन दो प्रकार के हो गए, धनायन और ऋणायन। अब धनायन कब होगा? कोई भी तत्व जो है धनायन कब होगा? जब वो अपने धनायन। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा। जब कोई तत्व पूर्ण स्थानांतरण। नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? स्थानांतरण। त्याग करेगा। हाँ, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या बनता है? धनायन। हाँ, जब ग्रहण करेगा तो ऋणायन। हाँ? हाँ, ग्रहण करेगा तो ऋणायन। अब देखिए, तत्व कौन है? जैसे मान लो सोडियम एक धातु है, तत्व है। तो सोडियम, जैसे सोडियम को क्या करते हैं? Na। सोडियम को Na करते हैं। Na से सूचित करते हैं ना सोडियम को। इसका सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? यह परमाणु और संख्या हो गया। इसका परमाणु संख्या 11। तो कैसे होता है? 2, 8, 1। तुम बोर-ब्योरी नियम जानते हो, बोर-ब्योरी योजना। प्रथम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब 18 है ही नहीं तो कितना होगा? 1 ही होगा। अंतिम कक्षा का ही वही संयोजकता कहलाता है। तो यह देखिए, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बताइए, यह क्या चाहेगा कि हम किसी कोई भी तत्व, हमेशा इसका ध्यान रहता है कि हम जो है अष्टक पूरा कर लें। अष्टक पूरा करने का मतलब है कि हम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें। कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अब इसको चाहिए कितना? 7। तो 7 इसको देने के लिए कोई इतना आसानी से देगा? 7 तो देगा नहीं। तो यह क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है। जैसे सोडियम पहले कितना गया? सोडियम को ऐसे लिख दीजिए, सोडियम 11 हुआ। तो यह जो है ना, यह सोडियम जो है, यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या किया? त्याग किया। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? खोया। तो यह क्या बन गया? धनायन। क्या हो गया? ये धनायन बन गया। क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें, और 8 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता नहीं है। तो यह सोचता है कि इससे बढ़िया अगर एक हो, इसको हम अगर कोई नहीं दे रहा है 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक कम यह भी तो कर सकते हैं। हम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम जो है बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या टोटल कितना होगा? 10 हो गया, यानी धनायन बन गया। ठीक है। तो वह जो है नियम के तरह परमाणु संरचना जो है प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और इसी के लिए यह त्यागना चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब देखिए, ऋणायन। ऋणायन क्या होता है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे देखिए, क्लोरीन कितना होता है? 17। तो इसका कितना होगा? 2, 8 और 7। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो यह भी चाह रहा है कि हम भी अष्टक पूरा कर लें। तो इसको देगा कौन? कि किसी को तो खोजेगा यह, यानी तो यह चाहेगा कि मेरा 7 कोई ले ले। इसके पास क्या शर्त हो गया? या तो कोई 7 ले ले या कोई 1 दे दी। तो ज्यादा आसान क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना इतना आसान बात नहीं है। इसलिए यह क्या चाहता है? एक तो कोई दे दे, तो कोई देने वाला इसको मिल जाता है। तो यह हो जाता है, तब क्या? क्लोरीन 18 कहला जाता है। यह क्लोरीन क्या होगा? ये 18 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कि क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यह क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। नहीं,
या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या पाया किसी से एक इलेक्ट्रॉन, तो 18 हो गया। तो यह बन गया किसके तरह, यह जो है धनायन बन गया, तो यह किसके तरह है, नियन के तरह, Ne के तरह, यह नियन है, नियन के तरह बन गया ना। सोडियम में Na10 न हो गया, प्लस हो गया, Na प्लस हो गया, तो वह नियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और यह क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है लिया किसी से, तो हीलियम नियन आर्गन की तरह, यह जो है आर्गन की तरह जो है, या इसका जिसका 18 होता है उसके तरह यह बनना शुरू कर दिया। ये इसका जो है 10 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। वो इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा तो वह क्या कहलाएगा, ऋणायन। ग्रहण करेगा तो ऋणायन, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन। अब यह क्यों करता है, तो क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति उसकी होती है, ताकि हम स्टैब्लिश्ड हो जाएं, हमको किसी से समझौता कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम्हारे पास अक्रिय गैस कौन कौन है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन। तो हीलियम को छोड़कर जितने सारे भी तत्व हैं सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। केवल हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 ही हैं अपवाद के रूप में। चूंकि 2 के बावजूद, 2 रहने के बावजूद भी इसके सभी गुणधर्म अक्रिय गैस और अन्य अक्रिय गैसों की भांति मिलता है, नहीं उसी का गुणधर्म लेता है। इसलिए हीलियम को भी उसी के कैटेगरी में रखा गया। वर्ग 18 में बोल दो, या शून्य वर्ग उसका नाम है, उत्कृष्ट गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी तत्व अष्टक पूरा करना चाहता है, अष्टक पूरा करने के लिए ही वह जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। जब त्याग करेगा तो हो जाएगा धनायन, और जब ग्रहण करेगा ऋणायन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आ गया कि आयन, धनायन और ऋणायन में क्या अंतर है। धनायन ऋणायन में अंतर देखिए, इलेक्ट्रॉनों के दान के फलस्वरूप धनायन बनता है। इसमें आ गया इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के फलस्वरूप ऋणायन बनता है। चलिए दूसरा, धातु धनायन बनाते हैं। देखिए धातु धनायन बनते हैं, धातु धनायन बनते हैं। इसमें दूसरा देखिए, अधातु ऋणायन बनते हैं, क्योंकि धातु ही ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दान करेगा। अच्छा अब देखो, जब दान कर देता है तब क्या होता है, इस जब दान कर दिया तो कक्षा इसका कितना हो गया, घट गया ना। जैसे सोडियम में 3 कक्षा हो गया, नहीं इसको पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसमें कितना हुआ, एक कक्षा घट गया ना। तो इसमें लिखिए, धातु में धनायन बनने में, धातु के धनायन बनने में, धनायन बनने से कक्षा संख्या घट जाती है। इसमें क्या हो गया, अधातु के ऋणायन बनने में कक्षा, इलेक्ट्रॉन ना बढ़ जाता है। इसमें तो कक्षा बढ़ गया ना, देख रहा है कक्षा घट गया, कक्षा घट गया। इसमें कक्षा बढ़ता नहीं, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। धातु के ऋणायन बनने में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन
बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जरा सा तो बढ़ता है उसका कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया तो वो तो बढ़ेगा, उसको हम कह सकते हैं जरा सा बढ़ेगा, लेकिन वह अलग से कक्षा का निर्माण नहीं होता, उसी में घुस के रह जाता है। हाँ, हम्म, चलिए ये 3 को लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। क्या हो गया? 3 को लिख दोगे तो सफिशियंट है। ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेके जाना वो मिलेगा। अब देखिए समानता के बारे में भी जान लीजिए। दिया दिवस है तो दिया देते ना। समानता, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुम्हार ले रही है परमाणु संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए एक चीज तो तुम जानते हो कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये हो गया। तो क्या लिखे हैं? परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर सोडियम देखो, सोडियम जो है, सोडियम धातु जो है, सोडियम Na, तो इसका अगर 11 है तो 2 8 1 होता है ना। तो इसका क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है? त्याग होता है, या एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और Na प्लस बन जाता है। Na प्लस बनता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? किसी भी बाहरी कक्षा में प्रोटॉन का नाभिक में रहता है। क्या क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन घट गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है नाभिक में है। तो नाभिक में इसका मतलब जितना परमाणु संख्या वही ना प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या से प्रोटॉन की संख्या। इसका मतलब प्रोटॉन रह गया लेकिन इलेक्ट्रॉन घट गया, प्रोटॉन वही रहा। अगर कुछ तुमको पूछ दे कि सोडियम आयन में प्रोटॉन कितने, तो क्या कहोगे? 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना? 10, क्योंकि ये घट गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा लेकिन प्रोटॉन जो है वो वही रहेगा। अब देखिए जब ये ऋणायन इसमें बनता है तो क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है? बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। और जैसे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन, तो क्लोरीन जब माइनस हुआ तो ये 18 हो जाता है, 18 हो गया। तो यह 2 8 8 ना हो गया। तो इसमें क्या हो गया? इसमें परमाणु संख्या क्या हो गया? इसका परमाणु संख्या वही रहा। परमाणु संख्या तो कितना रहा? 17। और प्रोटॉन कितना रहा? प्रोटॉन संख्या तो नाभिक में रहने वाला चीज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल गया, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, नहीं हो गया? एक इलेक्ट्रॉन आया ना इसमें, नहीं? क्लोरीन भी उसी तरह से बना दीजिए। तो यह क्या हुआ? एक इस पर जो है 8 आ गया, 8 हो गया, आई भी 8 हो गया, और इसमें आ गया ना। तो इसको समझे? प्रोटॉन और परमाणु संख्या तो इसका 17 17 हो गया। क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन 17 होता है क्लोरीन परमाणु संख्या। तो इसमें जब आयन बन गया ये, तो यह ऋणायन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन जब आ गया तो ऋणायन बन गया, जो त्यागता है कह दिया, जो त्याग रहा है वो ऋणायन बन रहा है। तो इसमें बढ़ा कौन? केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ा।
प्रोटॉन नहीं बढ़ा, परमाणु संख्या नहीं बढ़ा। इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या हुआ, बस इलेक्ट्रॉन घटा, इसमें जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन ही घटा। हाँ और कुछ नहीं हुआ। समझ में आ गया? चलिए ये अच्छी समझ। अब आ गया रासायनिक बंधन। चलिए अच्छा हर हमें बोलेंगे तो कौन बोलेगा, लाइट नहीं बढ़ जो बता रही है हमसे। अब आ गया रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड। लिखिए रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक बंध, वैसा रासायनिक बंध जो, वैसा रासायनिक बंध जो अणु को, वैसा रासायनिक बंध जो अणु को, अणु में परमाणुओं को, अणु में परमाणुओं को जो वैसा रासायनिक बंध जो अणु में परमाणु को, अणु में परमाणु को बांध कर, अणु में परमाणु को बांध कर रखता है। मतलब वैसा रासायनिक बंधन जो अणु में परमाणु को आपस में बांध कर रखता है, यही ना? अणु में परमाणु को आपस में बांध कर, लिखिए आपस में बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। अणु में परमाणुओं को आपस में बांध कर जो रखता है वही है, एक बंधन है। बंधन जब बनता है तभी जाके यौगिक, कोई भी यौगिक तभी बनता है। कोई भी यौगिक क्यों बना? तो यौगिक के बीच में एक बंधन काम करता है, ठीक है? बंधन अब हो गया कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो यह रासायनिक बंधन के दो प्रकार हैं। रासायनिक बंधन के प्रकार, रासायनिक बंधन के प्रकार, रासायनिक बंधन के प्रकार। पहला हो गया आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन का दूसरा नाम क्या है? वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक बंधन। और दूसरा हो गया सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। अब तो समझ में आ गया? वैसा रासायनिक बंध जो अणु में परमाणुओं को बांध कर, अणु में परमाणुओं को आपस में बांध कर रखता है, वही रासायनिक बंधन कहलाता है। चलिए रासायनिक बंध, वह रासायनिक बल या बंध, वह रासायनिक बंध लिख दिया रे, वह रासायनिक बल, वह रासायनिक बल रे, देखो गलती हो जाए। वह रासायनिक बल, एक बल कार्य करता है ना, वह रासायनिक बल, हाँ, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बंद कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। ठीक है? रासायनिक बंधन जो है दो प्रकार के होते हैं। आयनिक बंधन, जिसका दूसरा नाम हो गया विद्युत संयोजक बंधन, और यह दूसरा हुआ सहसंयोजक बंधन। अब हो गया कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं?
आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से क्या होता है? स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। वैसा रासायनिक बंधन जिसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब जैसे रासायनिक बंधन किसमें जो है यह क्लियर होता है कि आयनिक बंधन किसके किसके बीच में है। धातु धातु। तो यह देखिए जैसे इसमें जैसे हो गया, इसमें दे दीजिए जैसे NaCl, NaCl में है KCl, ये इसमें भी हो गया Fe3O4, Fe3O4, इस सब में जो है ना आयनिक बंधन है। अब सहसंयोजक बंधन किसमें है? तो देखिए इसमें दे दिए O2, CO2 बंधन CO2 H2 हो गया, CO2, ये सब में सहसंयोजक बंधन है। अब है कि कैसे इसमें जानेंगे NaCl में जो है आयनिक बंधन है या विद्युत संयोजक बंधन है, और इसमें सहसंयोजक बंधन O2 में है, H2 में है, CO2 में है, सहसंयोजक बंधन है, इसे कैसे हम जानेंगे? यह हुआ। तो सबसे पहले है कि आयनिक बंधन कहते किसे हैं, तो आयनिक बंधन के बारे में जान लो, लिख लो परिभाषा। आयनिक बंधन वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण के फलस्वरूप, वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण हस्तांतरण के फलस्वरूप बना हो। मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से क्या होता है? हस्तांतरण हो जाता है। ये ढूंढ देगा ये नहीं दे पा रहा, बारिश कर। ठीक है, उसे आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे लिख दीजिए NaCl लिख दो, एक बार बोलना है अभिषेक, वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है, आयनिक बंधन कहलाता है या वैद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। अब आ गया, लिख लो सहसंयोजक बंधन, वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है, वह हो गया सहसंयोजक बंधन। बंधन का निर्माण होता है। अब देखिए प्रतिक्रिया कैसे कैसे होता है। देखिए 3 शब्द है, हम क्या चीज पढ़े? धातु पढ़े और अधातु पढ़े, नहीं यही दोनों पढ़े। अब देखिए यहाँ एक चीज आ गया, धातु प्लस धातु। ये देखिए ये चीज, एक यह है, एक हो गया धातु और एक हो गया अधातु। ठीक, और तीसरा जो है अधातु, अधातु प्लस अधातु। देखिए इसको समझिए, अधातु अधातु के बीच प्रतिक्रिया होता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो गया। तो यह देखिए तो यह भी तो देखो अधातु है और यह भी ऑक्सीजन भी अधातु है ना? कार्बन है ना धातु, कार्बन कितना होता है? 2 4। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, अधातु है। ऑक्सीजन 2 6, बाहरी कक्षा में 6 है। तो हम बता दिए हैं कि जिसके जिसके बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 8 हो वह धातु है। तो इसका मतलब दोनों में 4 और इसमें 6 है, तो यह दोनों जो है अधातु हो गया। तो इसका मतलब यह जो है बनता है, यौगिक इसमें बनते हैं। ठीक, इसमें यौगिक बनते हैं। अधातु अधातु के बीच भी यौगिक बनते हैं, लेकिन धातु और धातु के बीच में नहीं बनता। ठीक है, Na2 नहीं बनता है, Na प्लस Na में Na2 नहीं बनता है। अब तुम कह देगा कि सर H2 जब इधर बाएं तरफ है तो वह हाइड्रोजन जो है धातु हो गया, तो उसका जो है ना उसका स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए H2 जो लिखा हुआ है भले धातु में है तो उसके अनुसार तो H2 बन रहा है, लेकिन वह अनिर्णित है, वह सही नहीं, उसका स्थान सही नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं मानते हैं। क्योंकि धातु और धातु के बीच प्रतिक्रिया कभी होता ही नहीं है। तो क्या होता है, धातु एक धातु होगा एक अधातु होगा तो बन जाएगा कोई भी यौगिक, अधातु अधातु के बीच होगा तो बन जाएगा कोई यौगिक। समझ में आ गया? पीरियोडिक टेबल में देख, बाएं तरफ जो है धातु है, दाएं तरफ जो है अधातु है। तो एक वो इधर से आ जाएगा तत्व, इधर से एक वो आ जाएगा, तो दोनों मिलके जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। धातु धातु में प्रतिक्रिया नहीं होता है, धातु धातु में भी नहीं होता।
Mg कैल्शियम धातु है, फिर कैल्शियम उसी में मिलाओ तो Ca2 नहीं बनता है, ठीक है। तो एक धातु एक अधातु, तो देखो HCl बन गया, तो हाइड्रोजन को वहां धातु मान लिया, Cl को अधातु मान लिया। जबकि अभी कहे क्या तुमको कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित रही है, अभी हम ही मान लिए उसको धातु, नहीं मान लिए तो उसका स्थान निश्चित नहीं है। अब NaCl बना, NaCl बना, तो NaCl में Na क्या है, NaCl में Na क्या है, यह हो गया तुम्हारा धातु, और क्लोरीन क्या हो गया, यह हो गया अधातु। तो इसका मतलब धातु अधातु के बीच में प्रतिक्रिया होता है और बंधन का बनता है। अब आ गया अधातु और अधातु के बीच में, CO2 को देखो, ये हो गया तुम्हारा अधातु और ऑक्सीजन भी हो गया अधातु, नहीं। तो ये शर्त याद रखोगे दिमाग में, तब सब क्लियर हो जाए, ठीक है। जब धातु अधातु होगा तो आयनिक होगी, जब अधातु अधातु होगा तो सहसंयोजक होगी। चलिए अब आ गया कि किसमें किसमें जो है सहसंयोजक वैद्युत संयोजक बंधन बनेगा और किसमें किसमें जो है सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। लिखिए लिखिए सोडियम क्लोराइड, ये तो मैं हाँ। उत्तर तो बताइए इसमें क्या हो गया, NaCl, आयनिक बंधन। NaCl, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण रूप से हस्तांतरण होता है। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है क्लोरीन को, समझे। NaCl कैसे बना भाई, तो Na+Cl इस यही ना बना। तो सोडियम तो इसमें क्या है 2 8 1, इसमें क्या है 2 7 7, ये ना है 2 8 7, 2 8 7, 2 8 7 हो गया। तो यह जो है धनायन बन जाता है, यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसको कोई देने वाला नहीं मिला। तो नहीं मिला तो ये सोच रहा है कि हम या तो यह खोज रहा है 7 को, या सोच रहा है कि हम 1 को मार के भगा दें, 1 को मार के भगा देंगे। और तब उसके बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा 8 को, किसका है तब यह 10 हो जाएगा, इसका यही दोनों बचेगा। तब कौन सा तत्व के तरह गुणधर्म का हो जाएगा, यह नियन के तरह। तो यह आसान है क्योंकि 7 को देने वाला तैयार नहीं है, इसको 7 को इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। तो यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन मार के भगाता है और यह क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनायन बन गया। क्लोरीन जो है क्या कर किया, ये कहता है कि हमको जो है कोई एगो दे देता, अब फिर सोचता है कि या तो कोई 7 को मेरा ले लेता, तो स्थिति इसके पास भी है। 7 को इसी को दे देता। तो ये क्या किया, इसको 7 को जो है ना ये जल्दी से त्याग नहीं सकता है। अरे कोई पैसा वाला है तो जल्दी पैसा 1 दिन में सब गोल हो जाएगा, है। कितना फुटानी करेगा तो 2 4 साल 10 साल चलेगा ना कुछ, है। तो ये फुटानी करेगा तो जल्दी से खत्म होगा नहीं। तो कहता है कि मेरा तो खत्म होगा 7 को, हम इससे फायदा है कि 1 को कोई दे देगा ना, हम ले लेंगे। तो तुरंत क्लोरीन सोडियम जो है उसको देने के लिए पहुंच जाता है। तो ये को जैसे दे देता है तो यह हो गया Cl-, तो ये दोनों मिलकर NaCl हो जाता है, बन गया। तो यह पूर्ण रूप से इसको दे दिया, क्या किया, पूर्ण रूप से इसको दे दिया और NaCl बन गया, समझे। धातु और अधातु के बीच होगा तो आयनिक बंधन। समझ में आ गया। अब देख ये समझ में आ गया। अब देखिए हाँ HCl, इसको ऐसे भी समझ, Na इसके बाहरी कक्षा में एगो है और यहाँ Cl आ गया, इसका क्या गो है 7 गो, 3 4 5 6 7 गो। तो यह 7 गो है तो ये कैसे होगा, अष्टक इसको भी 8 पुराना है, तो एगो जाके इसको दे देता है, इसको दे देता है एगो, तो 8 पुर गया उसका न पूरा। तो पूर्ण रूप से ये दे देता है, लेता नहीं है, पूर्ण रूप से त्याग कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन का। जब त्याग कर दिया तो धनायन बन गया और जो है NaCl इससे तरह बन गया, Na+ बन गया, Cl- बन गया। यानी इसका मतलब यह त्यागा या दिया, ठीक है, समझ में आया। चलिए और यह भी याद रख कि जब तुम जानते हो सोडियम धातु है, क्लोरीन जो है अधातु है, तो धातु अधातु के से संपर्क जब भी होगा तो वह जो है क्या बनेगा, आयनिक बंधन। क्या बनेगा, यह आयनिक बंधन, आयनिक बंधन बनेगा। और अधातु अधातु के बीच जब भी बनेगा क्या बंधन बनेगा, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। समझ में आ गया। चलिए CO2 में कौन सा बंधन होगा, सहसंयोजक, सहसंयोजक, लिख दीजिए CO2, CO2 आ गया तो यह कैसा हो गया, आयनिक, यह हो गया आयनिक, आयनिक हो गया यह।
यह क्या हुआ? सहसंयोजक। अब देखिए आ गया HCl। इनमें आयनिक बंधन है। हम मान लेते हैं इसको हाइड्रोजन को धातु, HCl में नहीं, HCl में जो है सहसंयोजक बंधन है। हम हाइड्रोजन को धातु, HCl साझा करता है, एगो देगा ना, एगो से साझा करता ही, तो यह हो गया सहसंयोजक बंधन। समझ में आ गया? कैसे जानेंगे? साझा करेगा, बता रहे हैं तुमको। धातु धातु के पीछे डायरेक्ट अधातु, ये इसको भी अधातु माने, इसको भी अधातु है। यह धातु है, अधातु है ना, क्योंकि तुमको जब हम बोल दिए हाइड्रोजन का स्थान अभी तक निर्णय है ये नहीं है, तो उसको अधातु मान लिया। ठीक है, चलिए HNO3, HNO3 क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। देखो यह भी अधातु, यह भी अधातु, यह भी अधातु, तीनों धातु है। हाँ हाँ समझ में आ गया? पकड़ना इस ऐसे है। KCl, ये सर पोटेशियम धातु, HCl अधातु, KCl में क्या बनेगा? आयनिक बंधन बनेगा ना। चलिए दूसरा आगे देखिए Na2CO3, Na2CO3, तो सोडियम क्या है? धातु है, धातु हो गया तो आयनिक आएगा। समझ में आ गया? अब चलिए O2 में, H2 में, O2 सहसंयोजक H2 M2 N2 क्या बनेगा? सहसंयोजक बंधन तीनों में। यह सहसंयोजक बंधन, यह भी हो गया सहसंयोजक बंधन, यह भी हो गया। यह भी हो गया सहसंयोजक बंधन। क्यों? कि यह अधातु है, हाँ, गैस अधातु, और हम बता दिए अधातु अधातु के बीच में क्या होगा? सहसंयोजक। सहसंयोजक बंधन। खाली याद रख, अभी तुमको बताते हैं। C6H12O6, C6H12O6 क्या चीज का सूत्र है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। पेड़ पौधे यही खाना बना खाते हैं। हाँ बनाते हैं। हाँ, पूरी सब्जी नहीं खाता, ये ग्लूकोज बना के खा लिया। जल जमीन से ले लिया, खनिज लवण ले लिया हैं, और उसके बाद उसमें क्या रहता है? जालम तक, उसी से पानी ऊपर पहुंच गया। और उधर जो है पौधों में के पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल मिल गया उसको, सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो गया, अब वायुमंडल से CO2 ले लेता है, खाना दनादन बन जाता है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बनकर रेडी हो जाता है तो फ्लोएम उत्तक जो होता है उसका काम है कि भोजन पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाना। जाइलम का काम है ऊपर ले जाना, काम खत्म हो गया। फ्लोएम उत्तक जो है वह क्या करता है? जो खाना बना ना तो सबके घर पहुंचा देता है, ऊपर से नीचे तक। सबको भोजन चाहिए ना, पानी नीचे से आ गया, खनिज लवण आ गया, सूर्य प्रकाश मिल गया, पर्णहरित ये है, हैं? तो खाना बन गया। एक ही प्रकार का रोज भोजन करता है, हम लोग विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं ना। चलिए हो गया, तो यह क्या हो गया? सहसंयोजक बंधन। क्यों भाई? कार्बन भी देखो अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, सब अधातु हो गया तो क्या हो गया? सहसंयोजक बंधन। H2SO4, H2SO4 में देखिए क्या हो गया? आयनिक का है? और सहसंयोजक। सहसंयोजक। ये देखिए ऑक्सीजन आ गया धातु, ये सल्फर आ गया अधातु, और हाइड्रोजन भी अधातु, तो हमको सहसंयोजक बंधन बनेगा। हाँ ठीक है, यही चीज पकड़ना है मेन। उसके बाद देखो AgI, Ag क्या है? Ag से चांदी, तो सिल्वर आयोडाइड, हाँ सिल्वर आयोडाइड हो गया। तो यह सिल्वर क्या है? धातु। यह क्या हुआ? अधातु। धातु अधातु के बीच में क्या है? आयनिक। तो यहाँ लिख दीजिए आयनिक बंधन हो गया। कोई दिक्कत? हमको खाली पहले उतार लीजिए, उतारो सबको। KI दूसरा दे, KI क्या बनेगा? आयनिक। ये आयनिक हो गया। और तीसरा CH4 में क्या बनेगा? CH4 में सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। लिखो सहसंयोजक बंधन। N2 हो गया। NH4 में क्या बनेगा? NH4 सहसंयोजक बंधन। क्योंकि यह भी हो गया तुम्हारा धातु और यह भी हो गया धातु, तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। समझ में आ गया? इस चीज को याद रखिए ना, फटाफट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका CaCO3, देखिए CaCO3 क्या बनेगा? आयनिक बंधन। क्योंकि यह क्या है? धातु है। और यह देखिए अधातु, यह भी अधातु, तो यह तो क्या, लेकिन एगो धातु आ गया ना, तो एगो जहाँ धातु है तो तुरंत आ जाएगा आयनिक। आयनिक नहीं आएगा, सहसंयोजक। आयनिक का ही दूसरा नाम वैद्यु संयोजक बंधन। ठीक है, हाँ। C2H2 क्या हुआ? C2H2 एसिटिलीन है, ये हो गया सहसंयोजक। सहसंयोजक। वेरी गुड, सहसंयोजक।
और C2H4 वही सहसंयोजक, का है, क्योंकि वहाँ अधातु है। अधातु है, अधातु है तो सहसंयोजक। चलिए समझ में आ गया। चलिए